Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I'm Meena Chaudhary. In last video we complete the mechanism of evolution, जिसमें हमने पढ़ा था म्यूटेशन थ्योरी जो कि हुगो ड्यूबरीज ने दी थी. एंड टुडे वी स्टार्ट द हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल. ठीक है, तो हार्डे-वीनबर्ग प्रिंसिपल दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था. एक थे हार्डे एंड दूसरे हैं वीनबर्ग. जो हार्डे थे वो तो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और वीनबर्ग जो थे वो जर्मन फिजिशियन थे. ठीक है, इन दोनों ने क्या दिया था, हार्डे-वीनबर्ग प्रिंसिपल. इसमें जो जो एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम है ना, इसको शो किया गया है. यानी कि जो पॉपुलेशन है वो क्या होनी चाहिए, एलील फ्रिक्वेंसी उसमें कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी जो ये प्रिंसिपल है वो काम करेगा. ठीक है, अगर उसमें कोई भी इवोल्यूशन होता है, कोई भी चेंज होते हैं, तो ये जो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल है क्या हो जाता है, फेल हो जाता है. इसीलिए इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं. तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं. In a given population, one can find out the frequency of occurrence of a allele of a gene or a locus. तो इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, जो एलील फ्रिक्वेंसी है ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए. तो द फ्रिक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस. हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग अ अलजेब्रिक इक्वेशन. तो जो ये फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स में. तो जो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल थे उन्होंने जो यूज़ किया था वो अलजेब्रिक इक्वेशंस यूज़ की थी, जो कि है P+Q=1. यानी कि जो P है वो तो है डोमिनेंट और Q क्या है, रिसेसिव. इन दोनों को जो मिलके पॉपुलेशन बन रही है वो कांस्टेंट है, यानी कि 1 है. ठीक है, this principle say that allele frequency in a population are stable and it constant from generation to generation. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो एलीलिक फ्रिक्वेंसी है ना वो पॉपुलेशन में क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स. ठीक है, तो जो एलील हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि एक जीन है, जीन के अंदर दो एलील पाए जाते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव. तो जो डोमिनेंट है उसको कैपिटल से डिनोट करते हैं, जो रिसेसिव है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. तो जो कैपिटल पी है वो है डोमिनेंट और इसमें स्मॉल क्यू जो है वो रिसेसिव है. और इन दोनों की जो वैल्यू है यानी कि P+Q= क्या है, 1 है. यानी कि जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट आ रही है और फिक्स है. ठीक है, P+Q=1. द जीन पूल दैट इज़ टोटल जीन एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन. तो जीन पूल क्या है, जिसमें कि एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर जो टोटल जीन्स हैं और उनके जो एलील हैं उसको हम बोलेंगे जीन पूल. और जो जीन पूल है वो क्या हो जाता है, यानी सम ऑफ ऑल दी एलील्स एंड टोटल जीन्स. ठीक है, जो कि कांस्टेंट है पॉपुलेशन और जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम. दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम. तो इसको क्या बोला, जेनेटिक इक्विलिब्रियम. अगर जो जीन पूल है उसके अंदर सभी जीन और जो अलील है उनके वो कांस्टेंट रहते हैं तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम. यानी कि एक तरह से ये जेल हो गई, जिसके मतलब कोई जो पॉपुलेशन है ना तो वो कंडीशन से उस हैबिटेट से बाहर जा रही है और ना ही कोई नई जो स्पीसीज़ है वो उसके अंदर आ रही है. तो जो स्पीसीज़ एक पॉपुलेशन मतलब एक ही हैबिटेट में रह रही हैं ना वो कांस्टेंट है, ना कोई उनके अंदर नई स्पीसीज़ ऐड हो रही है और ना ही कोई जो स्पीसीज़ है वहाँ से आउट हो रही है, रिमूव हो रही है. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम. सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रिक्वेंसी इज़ 1. तो जो सभी एलिलिक फ्रिक्वेंसी है उनका टोटल क्या होता है, 1 होता है. जैसे कैपिटल P + स्मॉल q=1. Individual frequencies for example can be named P, Q etc. तो जो P एंड Q है वो क्या है, एग्जाम्पल हैं जो इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसीज हैं, एलील्स हैं उनके. ठीक है, इन अ डिप्लॉयड P+Q रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अलील A एंड अलील स्मॉल a. तो जो P है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल A से और जो Q है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल a से. तो जो P है वो क्या है, डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाते हैं. जैसे इसको हम ए लिख देते हैं या फिर कैपिटल P लिख रहे हैं तो क्या है ये, होमोजाइगस डोमिनेंट. और स्मॉल क्यू क्या हो गए, होमोजाइगस रिसेसिव. ठीक है, तो इनको डिप्लॉयड जैसे हम लिख रहे हैं, डिप्लॉयड यानी कि P² लिख दिया
या फिर क्यू स्क्वायर लिख दिया तो ये क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन सिंपली पी स्क्वायर। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन allele capital A with the frequency of a P appear on the both chromosome of a diploid individual is simply the product of the probabilities, that is a p square. Similarly, of a small a is a q square of a and capital A small is 2pq. तो इसमें जैसे अपन क्या कर रहे हैं, इनको डिप्लॉयड कर रहे हैं, यानी कि p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ रहा था, ठीक है। अगर हम p और इनका स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यानी कि p प्लस q का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखते हैं p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये तो है होमोजाइगस डोमिनेंट और ये क्या है, हेट्रोजाइगस, और ये हो गए होमोजाइगस रिसेसिव। तो हैंस p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज़ अ बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ अ p प्लस q स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, बायनोमियल एक्सपेंशन हो गया है p प्लस q का होल स्क्वायर। वैन द फ्रिक्वेंट, इसका मतलब क्या है कि जो हम देख रहे थे, जो अगर हम हैप्लॉइड ले रहे हैं यानी कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1, जो कि हमारी क्या था, वैलिड होती है, सिर्फ जो पॉपुलेशन है ना वो उसमें कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तभी जो ये फॉर्मूला है p प्लस क्यू इक्वल टू 1 ये वैलिड है। अगर इनमें कोई भी एवोल्यूशन होता है, कोई भी चेंज आता है ना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट जो पॉपुलेशन है उसके लिए है। अगर इसको हम लोग डिप्लॉयड कर देते हैं, इनकी बायनोमियल करेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा ये भी क्या होगा, सेम ही रहेगा, और ये भी सेम जो पॉपुलेशन है इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं है उसके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। when frequency measure differ from expected values, the difference direction indicate the extent of evolutionary changes। तो जो ये डायरेक्शन है ना वो इंडिकेट करती है क्या, एवोल्यूशनरी चेंजेस को। अगर इनमें कोई भी चेंजेस होता है, डिफरेंस होता है, अगर कोई जो न्यू जीन है वो ऐड हो रहा है या फिर आउट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं वो आते हैं, जो कि क्या करते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है वो क्या करेगा, फेल हो जाएगा। इसमें कोई भी चेंजेस होने की वजह से जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है वो क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, दैट इज चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन अ पॉपुलेशन, वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज अ रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के रिजल्ट की वजह से क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है अलील की उसमें कोई चेंज होता है, तो जो पॉपुलेशन है वो क्या जाती है, इंटरप्रेटेड हो जाती है, और उसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो जो फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ए वो क्या डिनोट कर रही है, कैपिटल पी यानी कि p का स्क्वायर, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए है वो क्या कर रही है, डिनोट कर रही है स्मॉल क्यू को, जो कि क्या है, q का स्क्वायर। एंड जो स्मॉल ए एंड कैपिटल ए है वो क्या कर रहे हैं, हेट्रोजाइगस को शो कर रहे हैं, जो कि क्या होता है, 2pq, ठीक है। तो जो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1 क्या शो कर रहा है, जो पॉपुलेशन है उसमें कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, और वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। 5 फैक्टर्स आर नॉन टू अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो जो इक्विलिब्रियम है ना हार्डी-विनबर्ग, इसको अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर्स होते हैं, जो कि अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम जैसे चेंजेस आ जाते हैं तो जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा। दीज आर जीन माइग्रेशन, कौन कौन से हैं 5 फैक्टर्स, जीन माइग्रेशन है, जीन फ्लो, ठीक है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से हो गए, एक तो जीन माइग्रेशन जिसको हम जीन फ्लो भी बोलते हैं, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड है म्यूटेशन, फोर्थ है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, एंड फिफ्थ क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर, जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। तो जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है ना उसकी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें वो वैलिड है, उसी में वो क्या करेगा, अपने आप का इफ़ेक्ट शो करेगा।
तो जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अगर वैलिड है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, जैसे बिग पॉपुलेशन है वो होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, और कोई भी उसमें म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ नो म्यूटेशन, एंड रैंडम मेटिंग होना चाहिए, नो एवोल्यूशन एंड नो माइग्रेशन। ये 5 कंडीशंस हैं जो कि जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है उसको वैलिड करती हैं, ठीक है। अगर इन्हीं में कोई चेंजेस आ जाता है तो यानी कि जो ये क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे जो अफेक्ट कर रहे हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को। जैसे बिग पॉपुलेशन है तो इसका ही अपोजिट कर दो, तो जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है कि वो क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन। तो अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो वो क्या कर रही है, इस जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है इसको अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो बिग पॉपुलेशन इसकी कंडीशन है कि जो ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल तभी वैलिड है जब जो पॉपुलेशन है वो लार्ज है, लेकिन जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन है उसके लिए अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सेकंड, जैसे म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है इसमें कोई म्यूटेशन हो जाती है, यानी कि अगर म्यूटेशन होगी तो उसमें वेरिएशंस आएंगी एंड इवोल्यूशन होगा, जो कि ये लॉ नहीं कहता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स, ठीक है। और थर्ड इसमें क्या होना चाहिए, जैसे रैंडम मेटिंग है, ठीक है, रैंडम मेटिंग अगर नहीं होती है यानी कि नॉन रैंडम मेटिंग हो जाती है जो ये, तो क्या करेगा ये फैक्टर जो है अफेक्ट करेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को, ठीक है। तो उसी तरह कौन कौन से 5 हमने पढ़ लिए जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन, एंड लास्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस, तो अगर जैसे जीन माइग्रेशन क्या होता है, यानी कि जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो। जीन फ्लो किसको करेंगे, यानी कि कोई जीन है वो फ्लो करके एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जा रहा है, तो उसी को बोलेंगे जीन फ्लो, ठीक है। तो जैसे कि एक कोई स्पीसीज़ है वो क्या कर रही है, इस पॉपुलेशन से माइग्रेट होके अगर दूसरी पॉपुलेशन में चली जाती है और वहाँ पे अपने जो इंटरब्रीडिंग करके न्यू स्पीसीज बना लेगी, तो उसी को बोलते हैं जीन माइग्रेशन, यानी कि जीन माइग्रेट हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, फिर वेरिएशन शो करेंगे जिसकी वजह से जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन न्यू पॉपुलेशन, तो इसकी वजह से जो जीन में फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी चेंज होंगी, क्योंकि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी यानी कि जो पेरेंटल पॉपुलेशन है वहाँ से कोई जीन फ्लो करके न्यू हैबिटेट में जा रहा है, तो वहाँ पे ये क्या कर रहा है, आगे अपने डिवाइड करके न्यू पॉपुलेशन बना लेगा, जिसकी वजह से जो जीन की फ्रीक्वेंसीज है उनमें भी चेंज आएगा। एंड न्यू जीन allele आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, तो जो न्यू जीन बन रहे हैं, जो न्यू हैबिटेट है उसमें न्यू जीन्स या एलील्स बन रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, न्यू पॉपुलेशन बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओल्ड पॉपुलेशन थी, जो पेरेंटल पॉपुलेशन थी, वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फाउंडर्स, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो गायब हो गई ओल्ड वाली। देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ़ दिस जीन माइग्रेटेड, तो अगर ये जीन माइग्रेट हो जाते हैं तो क्या बोलेंगे उनको, जीन फ्लो। हैपन्स मल्टीपल टाइम्स, तो ये अगर बार बार होता रहता है, मल्टीपल टाइम्स होगा, तो जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, और जो न्यू पॉपुलेशन है वो एग्जिस्ट हो जाएगी, यानी कि न्यू पॉपुलेशन बन जाएगी, ठीक है। इफ़ द सेम चेंजेस ऑकर बाय चांस इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर ये सेम चेंजेस बाय चांस होते हैं, रैंडमली होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एक तरह से क्या हो गया, जीन फ्लो का पापा हो गया, क्योंकि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो जीन्स हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसमें जो पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो एकदम से ड्रिफ्ट हो रही है, चेंज होकर न्यू पॉपुलेशन बन रही है, यानी कि कोई ओरिजिनल पॉपुलेशन है जिसमें 2-3 टाइप की स्पीसीज़ रह रही हैं, अगर वहाँ से कोई स्पीसीज़ माइग्रेट होके न्यू हैबिटेट में चली जाती है, ठीक है, और वहाँ पे न्यू हैबिटेट में जाने के बाद वो इंटरब्रीडिंग करती है, लगातार मल्टीपल टाइम्स करती रहती है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा, उसके बाद जो वो हैबिटेट था वहाँ पे जो न्यू पॉपुलेशन बन जाएगी एक, तो उसमें जो न्यू पॉपुलेशन बनेगी वो ज़रूरी नहीं है जो हमारी पेरेंटल ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसी की जैसी हो, उसमें से ऐसा कुछ जो स्पीसीज़ है वो बिल्कुल गायब हो जाती है,
तो इसी को बोलते हैं फाउंडर्स, यानी कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो क्या हो जाएगी, फाउंडर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और जो न्यू पॉपुलेशन है वो अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, फाउंडर्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, sometimes the change in allele frequency is too different the new sample of population and they become a different species। तो वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जो माइग्रेट होके स्पीसीज गई थी उसको क्या बोलेंगे, अ फाउंडर्स पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन यहाँ से माइग्रेट होके गई है ये बीच वाली, इसको बोल रहे हैं फाउंडर्स पॉपुलेशन, और इसी इफ़ेक्ट को बोलेंगे फाउंडर इफ़ेक्ट, जो कि आगे क्या बनाएंगे, टोटली जो न्यू स्पीसीज़ है ना, और वो बना लेंगे डिफरेंट स्पीसीज़। ठीक है, जो कि ओरिजिनल पॉपुलेशन से डिफरेंट होगी, अलग होगी। So simple population and they become a different species, the original drifted population become founder। तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन थी वो फाउंडर हो जाएगी, इनकी गायब हो जाएगी, एंड इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, फाउंडर्स इफेक्ट। ठीक है, microbial experiments show that pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation of a new phenotype। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट है वो शो क्या करता है कि जो म्यूटेशन होती है, तो अगर म्यूटेशन को सेलेक्ट किया जाता है तो उसमें क्या हो गया, न्यू ऑब्जर्वेशंस होंगी, यानी कि न्यू फिनोटाइप्स बनेंगे। ठीक है, ओवर फ्यू जनरेशन, मतलब कुछ जनरेशन्स तक। दिस वुड रिजल्ट इन स्पीशिएशन। तो यही क्या करेगा, स्पीशिएशन करेगा, क्योंकि अगर म्यूटेशन होती है तो जो न्यू फिनोटाइप्स है वो बनेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो क्या होगा, जो स्पीशिएशन है यानी कि ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज हो जाएगा। स्पीशिएशन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज, यानी कि नई स्पीसीज का बन जाना। ठीक है, natural selection is a process in which a heritable variation enabling better survival enable to reproduce and leave a greater number of progeny। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या है, एक प्रोसेस है जो कि हेरिटेबल, जिसमें वेरिएशंस हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रही हैं, और जो अपने सर्वाइवल फॉर द बेस्ट यानी कि फिटेस्ट, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिवली। ठीक है, यानी कि जैसे डार्विन ने बोला था कि जो रिप्रोडक्टिवली फिट है वही क्या कर रहा है, आगे जो जनरेशन है उसमें अपने आप को जो नेचर है उसमें सेलेक्ट कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है। ठीक है, तो वही क्या करेगा, आगे ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजनी देगा, यानी कि जो रिप्रोडक्टिवली फिट है वो क्या करेगा, जो ज़्यादा नंबर में प्रोजनी देगा। एंड द क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव द वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू recombination during gametogenesis or due to a gene flow or genetic drift resulting changed frequency of a gene and allele in future generation। तो जो म्यूटेशंस हो रही हैं और वेरिएशन हो रही है, इनकी वजह से जो गैमेटोजेनेसिस के टाइम रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि कोई चेंजेस आ रहे हैं जीन में, जैसे जीन फ्लो के द्वारा हो रहा है या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है जीन की या अलील की, उनको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे इसी को कि अगली जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें। ठीक है, coupled to enhance reproductive success, natural selection make it look like a different population। Natural selection can lead to stabilization which more individual acquire mean character value, directional changes और the disruption। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा फिगर दे रखा है 7.8, इससे समझते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन, इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल हैं विथ फिनोटाइप वो दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो कर्व बन रहा है ना, यहाँ पे जो मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल हैं ये इसको फेवर कर रहा है, जो सिचुएशन है, कंडीशंस हैं, जो एनवायरनमेंट है वो इनको फेवर कर रहा है, जो मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, फिनोटाइप फ्लेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो जो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा कौन सा फेवर हो रहा है, मीडियम साइज के जो इंडिविजुअल हैं वो फेवर कर रहे हैं, यानी कि वो ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार 3 कंडीशन में हम वो कर लेते हैं डिवाइड, एक ये। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन है, यानी कि स्मॉल इंडिविजुअल्स हैं, इधर जो है लार्ज इंडिविजुअल हैं, और जो ये बीच में है ये कौन से हैं, मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट है, जो फिनोटाइप है, नेचुरल सिलेक्शन है, वो किसको फेवर कर रहा है, मीडियम साइज इंडिविजुअल्स को। तो यही आगे जो डिस्ट्रप्टिव कर्व है, ये वाला जो
तो जो नेचुरल सिलेक्शन है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक है जो कर्व बनेगा वो है स्टेबलाइजिंग कर्व, दूसरा बन रहा है इसमें डायरेक्शनल कर्व, और तीसरा बनेगा इसमें डिस्ट्रप्टिव कर्व। ठीक है, तो जो स्टेबलाइजिंग कर्व है इसमें क्या हो रहा है, जो पीक है ना वो क्या हो जाएगी, हायर और नैरोअर हो जाती है इसमें, यानी कि जो पीक वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हाई, मतलब जो मीडियम साइज़ के जो इंडिविजुअल थे वो यहाँ पे पीक पे शो करेंगे अपने आप को। ठीक है, और जो डायरेक्शनल कर्व है इसमें जो स्मॉल इंडिविजुअल और लार्ज इंडिविजुअल है ना, इनको फेवर कर रहा है ये, यानी कि एक डायरेक्शन में मुड़ जाएगा जो कर्व है, पीक शिफ्टेड इन वन डायरेक्शन। तो जो पीक है एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, या तो ये स्मॉल जो इंडिविजुअल है इस साइड हो जाएगी, या फिर ये लार्ज जो इंडिविजुअल है इसकी साइड जो पीक है वो शिफ्ट होगी। ठीक है, और थर्ड में जो क्या है डिस्ट्रप्टिव कर्व है, इसमें क्या है कि 2 पीक फॉर्म होंगी, यानी कि जो स्मॉल एंड लार्ज जो कर्व थे पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स थे वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा अमाउंट में शो करेंगे अपने आप को, और जो मीडियम साइज के जो इंडिविजुअल थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मोस्ट फेवरेबल है ना वो कौन सा है, मीडियम साइज्ड जो इंडिविजुअल है उसको फेवर कर रहे हैं वो, यानी कि ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें कौन से इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल पाए जाते हैं, जो कि क्या है कि जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हेट्रोजाइगस जो स्पीसीज़ हैं वो पाई जाएंगी ज़्यादा अमाउंट में, एवरेज और मीडियम। ठीक है, बाकी जो कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी जो डायरेक्शनल है ना वो शो कर रहा है कैपिटल टी को, यानी कि किसको कर रहा है शो, लार्ज को, और जो डिस्ट्रप्टिव है दोनों को, यानी कि स्मॉल को भी और लार्ज को दोनों को ही शो कर रहा है। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड वो कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, जो कि क्या है स्टेबलाइजिंग कर्व है। ठीक है, तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके 3 टाइप्स हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं इस डायग्राम में, जिसमें स्टेबलाइजिंग कर्व शो कर रहा है स्टेबलाइजेशन कर्व कर रहा है जो मीन वैल्यू है वो है इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि मीडियम वाली। ठीक है, और डायरेक्शनल क्या शो कर रहा है, जिसकी जो कर्व है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, या फिर स्मॉल या फिर लार्ज की साइड। और जो डिस्ट्रप्टिव कर्व है वो क्या हो रहा है, दोनों ही जो पीक वैल्यूज़ हैं वो दोनों ही अराइज हो रही हैं, स्मॉल वाली भी और लार्ज वाली भी। ठीक है, तो जो हमने हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा है ना, इसमें मेन तो यही पॉइंट्स आते हैं एग्ज़ाम में, यही पूछे जाते हैं कि जो फॉर्मूला है यानी कि P+Q = 1, तो इसी के ऊपर जो इनकी वैल्यू दे दी जाएगी, जैसे कैपिटल P डोमिनेंट जो है उसकी कोई वैल्यू दी है, या फिर रिसेसिव की वैल्यू दी है, या फिर कोई हेट्रोजाइगस की वैल्यू दी है, उन्हीं को पुट करके क्या बनाएंगे, जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व किए जाएंगे। तो जिसमें अगर इसको आपको हेट्रोजाइगस की कोई वैल्यू देते हैं ना, तो उसको हेट्रोजाइगस जैसे PQ की वैल्यू दे दी है आपको, तो उसको आप × 2 कर देना, और जो कैपिटल P है जैसे डोमिनेंट कोई वैल्यू है तो उसको P की जगह लिख देना, और रिसेसिव की कोई वैल्यू दी हुई है तो उसको Q की जगह लिखेंगे। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर देना फॉर्मूला लगा के। ठीक है, और इसमें यही पूछा जाता है कि जो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल था उसमें क्या क्या कंडीशंस थी, तो वही है जो कंडीशन सेम उसके अपोजिट हो जाएंगी जो कि फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को। कंडीशन जैसे बिग पॉपुलेशन है, नो म्यूटेशन, नो रैंडम मेटिंग है, नो एवोल्यूशन है, नो माइग्रेशन। ठीक है, और फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे माइग्रेशन हो रही है, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, म्यूटेशन हो रही है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है ना लिंकेज ग्रुप में, तो उसी को बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर अगर हो रही है तो वो भी क्या करेगा, एवोल्यूशन करेगा, जिसकी वजह से जो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन है, ये क्या है, इनके कुछ स्मॉल पॉपुलेशन है, नॉट रैंडम मेटिंग है, ये एक फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं किसको, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को। ठीक है, तो आज के हमने कंप्लीट कर लिया हार्डी-वीनबर्ग। तो ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।